नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस विषय वस्तु के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण यूनिट के बारे में, जिसका नाम है ध्वनि एवं प्रकाशिकी। मतलब इसको हम साउंड एवं लाइट कहते हैं। साउंड एंड लाइट यूनिट के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है ध्वनि यानी साउंड, और दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका प्रकाशिकी यानी कि जिसे हम कहते हैं लाइट। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंतर्गत हम साउंड एंड लाइट को डिस्कस करेंगे। मतलब इस यूनिट के अंतर्गत आपके दो चैप्टर आते हैं जो आपके सुपर टेट के सिलेबस में अलग अलग मेंशन किया गया है, जिसमें से एक का नाम है आपका ध्वनि यानी कि साउंड और दूसरे का नाम है आपका लाइट यानी कि प्रकाश। तो ये दो चैप्टर है अलग अलग, लेकिन इनका यूनिट एक है क्योंकि इनका संबंध तरंगों से है। तो हम इस यूनिट के अंतर्गत यानी ध्वनि एवं प्रकाशिकी साउंड एंड लाइट यूनिट के अंतर्गत हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि तरंगे क्या होती है, और उसके बाद हम तरंगों में जानेंगे कि साउंड तरंगे किसे कहते हैं और लाइट यानी प्रकाशिक तरंगे किसे कहते हैं, और फिर दोनों चैप्टर को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि तरंग किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप यूनिट पढ़ेंगे ध्वनि एवं प्रकाशिक यानी साउंड एंड लाइट, तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले एक पॉइंट जानना होगा जिसका नाम है तरंग, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेव। तो वेव होती क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप वेव को जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो आप यहाँ से जानेंगे कि माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस ही तरंग है। देखिए, माध्यम में किसी भी मीडियम में जो उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ होता है यानी कि डिस्टरबेंस हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर आप किसी मीडियम में कोई भी डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं तो उसी को ही हम तरंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ताली बजाना। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने ताली बजाया, तो जैसे ही आप ताली बजाते हैं तो आप मीडियम में क्या करते हैं, एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, मतलब एक डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, और इसी डिस्टरबेंस को ही हम तरंग कहते हैं। मतलब अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि तरंगे क्या हैं या हम तरंग किसको कहते हैं, तो आप इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि अगर आप माध्यम में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न करते हैं या माध्यम में आप कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, तो उसी विक्षोभ या डिस्टरबेंस को हम तरंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ताली बजाना। अब आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि तरंगे दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के तरंगे होते हैं। एक होते हैं आपके यांत्रिक तरंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है आपका स्टूडेंट जिसे हम अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि तरंगे क्या हैं, तो आप बताएंगे कि माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ ही तरंगे हैं। और तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि तरंगे दो प्रकार के होते हैं, मतलब तरंगे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके यांत्रिक तरंगे जिसको हम इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं आपके अयांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स, या फिर इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप तरंगों को समझ पाए। अगर आप तरंगों को समझ पाए तो यहाँ से आप ध्वनि और प्रकाश को भी समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो तरंगे दो प्रकार की होती है, मतलब एक होती है आपकी यांत्रिक तरंगे और दूसरी है आपकी अयांत्रिक तरंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स हम किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल वेव्स हम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है अयांत्रिक तरंगे कहलाती है। मतलब ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता यानी कि मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये तरंगे नहीं चल पाएंगे, मतलब संचरण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, ध्वनि तरंगे जिसको हम कहते हैं साउंड वेव्स। मतलब जो ये आपका टॉपिक है ध्वनि यानी कि साउंड, तो साउंड एक प्रकार की वेव होती हैं यानी कि एक प्रकार की तरंगे हैं। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये किस प्रकार की तरंगे हैं आपसे पूछा जा सकता है। मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, तो आप बताएंगे कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगों में आते हैं क्योंकि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पर मीडियम नहीं होगा वहाँ पर ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप चंद्रमा पर जाकर बातचीत करते हैं तो आप बात तो कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपकी बातों को कोई नहीं सुन पाएगा क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है। तो जहाँ पर मीडियम नहीं होते हैं यानी निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाते क्योंकि
ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और अगर किसी तरंग को मीडियम की आवश्यकता होती है तो ऐसे तरंगों को हम यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्टली कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे या अयांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगों में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो नेक्स्ट जो तरंगों के प्रकार है वो है आपके अयांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि तरंगे कितने प्रकार के हैं तो तरंगे दो प्रकार के, एक है यांत्रिक तरंगे और दूसरा है अयांत्रिक तरंगे, जिसका अन्य नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि अयांत्रिक तरंगे हम किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अयांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। यानी ऐसी तरंगे मतलब इस प्रकार की वेव्स जिन्हें चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, मतलब उन्हें मीडियम चाहिए ही नहीं, चाहे आपका मीडियम हो या फिर ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये तरंगे अपने आप चल सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस प्रकार की तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार की तरंगों को हम अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आपके होते हैं प्रकाश तरंगे यानी कि लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स क्या होते हैं यानी कि प्रकाश तरंगे क्या होते हैं, तो प्रकाश तरंगे एक प्रकार की अयांत्रिक तरंगे हैं यानी कि जिसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब माध्यम चाहे हो या फिर ना हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप चल सकते हैं यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार की तरंगों को हम अयांत्रिक तरंगे या इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपकी प्रकाश तरंग यानी लाइट वेव। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक है या अयांत्रिक है या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं या बी और सी दोनों हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे कि अयांत्रिक तरंगे हैं और इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो आप दोनों के साथ जाएंगे, अगर दोनों नहीं है कोई भी एक है तो आप उसके साथ जाएंगे, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि आप तरंगों को समझ पाए और यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं और अयांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं इसको भी जान पाए होंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात, जैसे कि आपके सुपर टेट के सिलेबस में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये दो टॉपिक दिए हुए हैं, एक है आपका साउंड और दूसरा है लाइट। तो जो साउंड है यानी कि ध्वनि है वो तो आपके यांत्रिक तरंगों का हिस्सा है यानी कि यांत्रिक तरंगों में काउंट होता है, और जो आपका लाइट है वो आपके अयांत्रिक तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काउंट होते हैं। तो ये दो चैप्टर यहाँ से अलग होते हैं, लेकिन इन चैप्टरों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी था आपका वेव यानी कि तरंगों को समझना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तरंगों को समझ पाए होंगे और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आप ध्यान रखेंगे। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे दो प्रकार की। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से यांत्रिक तरंगे हैं, और ऑप्शन में होगा ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे तो आप बताएंगे कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगों में आते हैं और जो प्रकाश होते हैं वो अयांत्रिक तरंगों में आते हैं, यानी कि इसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। अब जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ध्वनि। तो हम सबसे पहले यांत्रिक तरंग को पढ़ेंगे और यांत्रिक तरंग के अंतर्गत हम ध्वनि को स्टडी करेंगे। ध्वनि के उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है लाइट, उसको हम अयांत्रिक तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है स्टूडेंट्स यांत्रिक तरंगे, यानी कि जो चैप्टर है आपका टॉपिक है वो है आपका साउंड। तो साउंड जो है वो आते हैं आपके यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जानेंगे साउंड टॉपिक में यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगों को हम जान पाए होंगे कि वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके इसमें से अनुदैर्घ्य तरंगे यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपका
अनुप्रस्थ तरंगे जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टूडेंट्स यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे और दूसरे होते हैं आपके अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंगे जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं और जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ तरंग को हम इंग्लिश में ट्रांसवर्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा में ही दोलन या गति करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। यानी कि ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा में ही दोलन या गति करते हैं। मतलब माध्यम में कण होता है और तरंग की भी एक दिशा होती है, तो तरंग की दिशा और माध्यम के कण एक ही दिशा में गति करते हैं। अगर इस प्रकार की आपकी तरंगे हैं तो उनको हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे मतलब अनुप्रस्थ तरंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत दोलन या गति करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये लंबवत है ना कि लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि तरंग की दिशा इस दिशा में है तो माध्यम के कण इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के कोण पर गति करते हैं। मान लीजिए कि ये तो आपकी तरंग की दिशा है और ये आपके कण की दिशा है। तो ऐसे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत दोलन या गति करते हैं उनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग को समझ पाए होंगे कि ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण, मान लीजिए कि अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग की दिशा तो ये है और माध्यम के कण भी इसी दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब इनकी भी दिशा इसी तरफ है। तो ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा में ही दोलन गति करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे मतलब ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के विपरीत, और अनुप्रस्थ तरंगे मतलब ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के दिशा के लंबवत दोलन या गति करते हैं, उनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को भी आप समझ पाए होंगे, लेकिन इसको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इजीली ध्यान रख पाएंगे कि अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी हैं और अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। देखिए ये तरंग की दिशा है, मतलब ये तरंग का डायरेक्शन है। यहाँ पर जो आप ये डॉट 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 देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कण है। तो कण की दिशा मतलब कण की दिशा भी आपके तरंग की दिशा में, ये भी कण है, ये भी कण है, ये भी कण है, मतलब ये छोटे छोटे कण के रूप में है और तरंग की दिशा भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब तरंग की दिशा भी आपकी इसी तरफ है जिस तरफ कण की दिशाएं हैं, लेकिन कहीं पर आपको ये डॉट 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 मतलब कण कहीं पर आपको पास पास दिख रहे होंगे और कहीं पर थोड़े से दूर दूर भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर फिर से पास पास दिख रहे हैं और यहाँ पर फिर से दूर दूर दिख रहे हैं। तो ये कंडीशंस होता है जब कण आपके बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं संपीड़न। यानी संपीड़न जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्रेशन। यानी कॉम्प्रेशन जब कण जो है बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब तरंग की दिशा और कण की दिशा तो सेम होते हैं। ये आपके तरंग की दिशा है और ये आपके कण की दिशा, ये सभी आपके कण की दिशा है और दोनों के अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे तो दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। तो तरंग की दिशा और कण की दिशा जब सेम होते हैं, समान दिशा में गति करते हैं, तो उनको हम अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसमें दो कंडीशन होते हैं, कहीं पर तो आपको कण बहुत ज़्यादा पास पास दिखाई देते हैं और कहीं पर थोड़े से दूर दूर दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कण कहीं पर आपको पास पास दिखे तो उसको हम हिंदी में कहते हैं संपीड़न और उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्रेशन। और इसी तरीके से अगर कण आपको कहीं पर थोड़े दूर दूर दिखाई देते हैं तो उसको हिंदी में बोला जाता है विरलन, और विरलन को इंग्लिश में बोला जाता है आपका रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। तो ध्यान रखेंगे आप
संपीड़न और विरलन जो कंडीशंस होते हैं वो आपके अनुदैर्घ्य तरंगों में बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका ध्वनि तरंगे। मतलब स्टूडेंट्स आपके जो ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स है वो एक प्रकार के अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। 69,000 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं तो आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और ध्वनि तरंगों में दो कंडीशन होते हैं, एक होता है संपीड़न का, मतलब जब कण बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन, और जब कण थोड़े से दूर दूर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं विरलन यानी रेयरफेक्शन। तो ये दोनों ही कंडीशंस होते हैं आपके ध्वनि तरंगों के साथ। और ध्वनि तरंग जो पार्ट है वो आपके हैं अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कोई स्प्रिंग लिया जिसमें इस स्प्रिंग को 5 किलो वेट के साथ इसे बांध दिया है। मतलब हमने एक स्प्रिंग लिया है और उस स्प्रिंग में नीचे की ओर 5 किलो का वेट लटका दिया है। तो आप स्प्रिंग में कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन थोड़े से पास है तो इस पास वाली कंडीशन को हम बोलेंगे संपीड़न। और अगर कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे विरलन। तो इसी तरीके से जो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं उसमें एक बार तो आपको संपीड़न की घटनाएं दिखती है और दूसरे कंडीशन में विरलन, फिर से संपीड़न और फिर से विरलन। और इसी तरीके से जो तरंगे हैं वो माध्यम में आगे की ओर संचरित होते हैं, मतलब माध्यम में दोलन या गति करते हैं। और ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं आपके अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण और तरंग की दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जब माध्यम के कण और तरंग की दिशा दोनों समान होते हैं, समान दिशा में गति करते हैं, इस प्रकार की तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि किसी स्प्रिंग पर वजन बांधकर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि किसी स्प्रिंग पर वजन बांधकर उसे किसी से बांधकर छोड़ने पर उत्पन्न तरंगे, मतलब आपने कोई स्प्रिंग लिया उसमें एक वजन को आपने बांधा यानी कि कोई भार लटका दिया और उसे किसी स्रोत से आपने बांधकर छोड़ दिया, तो उस स्प्रिंग में जो आपकी उत्पन्न तरंगे होंगी उनको हम कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। उम्मीद करता हूं कि अनुदैर्घ्य तरंग को आप इजीली समझ पाए होंगे और इसमें संपीड़न कब होता है और विरलन कब होता है इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की तरंगों में संपीड़न और विरलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो आप बताएंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। और अगर अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं है तो कहीं ना कहीं यांत्रिक तरंगे होंगे, क्योंकि यांत्रिक तरंगे में दो प्रकार होते हैं, एक अनुदैर्घ्य होते हैं और एक आते हैं आपके अनुप्रस्थ। तो ये दोनों ही कंडीशन यांत्रिक तरंग में होते हैं। तो अगर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से पूछता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की तरंग में हम संपीड़न और विरलन की घटनाओं को देखते हैं तो आप बताएंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। और ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जो यांत्रिक तरंग में भी आते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग को। तो अनुप्रस्थ तरंग को भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपके सामने डायग्राम है। मान लीजिए कि ये आपके पास कुछ तरंगे हैं जो ऊपर और नीचे की ओर गति कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये एरो का साइन दिख रहा होगा ये आपके कण के डायरेक्शन है, मतलब ये सभी आपके क्या है, कण है, मतलब तरंग में उपस्थित कण है। और ये आपके तरंग की दिशाएं हैं, मतलब यहाँ पर आपके ये तरंगों की दिशाएं हैं, ये वेव्स है। तो वेव्स के जो डायरेक्शन यानी तरंग की दिशा तो इस डायरेक्शन में है, बट माध्यम के जो कण की दिशाएं हैं वो आप देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, मतलब ये आपकी तरंग की दिशा है और इसमें जो माध्यम के कण है वो तरंग के लंबवत है, मतलब इनके बीच में जो कोण बन रहा है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब दो तरंगों के बीच में, मतलब तरंग और कण के बीच में कोण 90 डिग्री का बनता है तो उसे हम लंबवत बोलते हैं। तो जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं या लंबवत दोलन करते हैं तो इस प्रकार की तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, यानी अनुप्रस्थ तरंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसमें ऐसी तरंगे जिसमें तरंग की दिशा माध्यम के कण के
लंबवत हो तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तरंग की दिशा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और माध्यम के कण की दिशा या तो ऊपर की ओर है या फिर नीचे की ओर है। लेकिन अगर ऊपर की ओर देखें या नीचे की ओर देखें, इनमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये जो माध्यम के कण है ये तरंग की दिशा के लंबवत है। तो इस प्रकार की तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ऊपर की ओर जो तरंग का जो पिक पॉइंट है ये है आपके, तो जो पिक पॉइंट होता है इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं श्रृंग, यानी कि इसको श्रृंग कहा जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसको ठीक कर लीजिएगा। श्रृंग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रस्ट। तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में कण का पिक पॉइंट है जिसको हम श्रृंग कहते हैं। यहाँ पर दूसरा श्रृंग है। और इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ होता है आपका, नीचे जो पिक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं गर्त, यानी कि ट्रफ। तो ये आपका एक गर्त का पॉइंट है और ये आपके दूसरे गर्त का पॉइंट है। तो मतलब अगर आप देखते हैं कि तरंग की दिशा के लंबवत कण की दिशा होती है, कण का जो पिक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका ऊपर की ओर अगर हुआ तो उसे हम कहते हैं श्रृंग, यानी धनात्मक अगर विस्थापन होता है ऊपर की ओर तो उसके पिक पॉइंट को हम श्रृंग कहते हैं। और अगर ऋणात्मक विस्थापन होता है तो नीचे की ओर जो पिक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं गर्त। तो ये जो कंडीशंस होते हैं स्टूडेंट्स आपके होते हैं अनुप्रस्थ तरंग में। तो आप ध्यान रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त की घटनाएं होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंग और गर्त की घटनाएं कौन सी तरंगों में होती है, तो आपको बताना अनुप्रस्थ तरंग में। और अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, तो ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो इस प्रकार की तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे और जान पाए होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश तरंग है ये आपकी एक अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक अपवाद भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो अयांत्रिक तरंगे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकाश अयांत्रिक तरंग में तो आता ही है, क्योंकि अयांत्रिक तरंगे हम उसे कहते हैं जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम हो या ना हो अयांत्रिक तरंगे गति करते हैं या दोलन करते हैं। तो अगर माध्यम नहीं भी होगा तो भी आपकी जो तरंगे हैं वो गति करेंगे, तो उसको हम अयांत्रिक में काउंट करेंगे। और अगर माध्यम होगा तब भी आपकी तरंगे गति करेंगे। अगर माध्यम हुआ और उसमें भी तरंगे गति करते हैं वो आपकी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग में काउंट होंगे। मतलब अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम होने से भी चल सकते हैं और माध्यम ना होने से भी चल सकते हैं। अगर माध्यम नहीं होते हैं और वो चलते हैं तो उसको हम कहते हैं अयांत्रिक तरंगे। और अगर माध्यम होता है और फिर भी उसमें चलते हैं तो उसको हम यांत्रिक में काउंट करते हैं। और यांत्रिक में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किस में आता है तो आप बताएंगे कि वो अनुप्रस्थ तरंग में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, एक अपवाद में आते हैं। और अपवाद का मतलब यही है क्योंकि ऐसी तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश तरंगे गति नहीं करेंगी। तो अगर गति करते हैं माध्यम के होते हुए तो फिर वो यांत्रिक तरंग में काउंट होंगे। और यांत्रिक तरंग में अगर हम देखें तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, क्योंकि इसमें तरंग की दिशा माध्यम के कण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो इसमें जो धनात्मक विस्थापन होता है तो उसे हम श्रृंग कहते हैं, यानी धनात्मक विस्थापन में जो पिक पॉइंट होता है उसे हम श्रृंग कहते हैं। और ऋणात्मक विस्थापन में जो पिक पॉइंट होता है उसे हम गर्त कहते हैं। तो ये सभी घटनाएं आपकी अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो आपके अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो और क्या क्या घटनाएं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि तालाब में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंगे। तो देखिए अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा हो और आपने तालाब में पत्थर मारा हो तो तालाब में जब आप पत्थर मारते हैं तो पत्थर कुछ इस तरीके से गति करते हैं। तो अगर इस तरीके से गति करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ तरंगे देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रस्सी को यानी कि थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसे ठीक कर लीजिएगा, रस्सी को किसी पिलर से बांधने पर उसके लंबाई के अनुदिश घुमाने पर उत्पन्न तरंगे। मान लीजिए कि आप किसी रस्सी को लेते हैं और उस रस्सी को एक पिलर के साथ बांध लेते हैं, यानी कि पिलर के साथ उसे बांधने पर उसे लंबाई के अनुदिश मतलब उसके लेंथ के अनुदिश, ध्यान रखेंगे लंबाई के अनुदिश जब आप उसको घुमाएंगे अगर वो कुछ इस तरीके से घूमता है यानी कि मूवमेंट करता है तो इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की गति को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, क्योंकि तरंग की दिशा ये होती है और माध्यम के कण इसके लंबवत होते हैं। तो इस तरीके के कंडीशंस को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे और आप जान पाए होंगे कि ध्वनि एवं प्रकाशिकी यूनिट के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो मेनली पढ़ते हैं तरंगे, और तरंगे दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक और दूसरी अयांत्रिक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो भी मैंने आपको तरंग के बारे में बताया है, उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।